हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू बायोवर्स। हमारा जो आज का वीडियो है वो डीएनए रेप्लिकेशन का कंटिन्यूएशन है। डीएनए रेप्लिकेशन की बेसिक चीज़ों को हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये मेन फोकस इसका रहेगा डीएनए पॉलीमरेज पे। रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज को ही आज के हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Very warm welcome everyone. Welcome to BioVerse Life Sciences. तो स्टार्ट करते हैं विद डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज The synthesis of DNA is catalyzed by a class of enzymes called DNA polymerase. DNA polymerases वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए की सिंथेसिस को करवाते हैं। Unlike most enzymes which have one active site that catalyzes one reaction, ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है जो कि रिएक्शन को करवाती है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेजेस के केस में ऐसा नहीं देखा जाता। डीएनए पॉलीमरेजेस यूज अ सिंगल एक्टिव साइट टू कैटलाइज द एडिशन ऑफ एनी ऑफ द 4 डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जो ये डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, एक्टिव साइट तो इनकी एक ही होती है, लेकिन ये एक ही रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करते। ये एक साथ में 4 डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिनको कि हम डीएनटीपीज बोलते हैं, एक साथ में 4 डीएनटीपीज को कैटलाइज करते हैं। 4 डीएनटीपीज कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। इन चारों का एडिशन किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। तो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट तो सिंगल ही है, लेकिन जो कैटलाइज करते हैं ये 4 डीएनटीपीज का एक साथ में एडिशन करते हैं, और इस तरीके से ये जो नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं उनसे अलग होते हैं। DNA polymerases show an impressive ability to distinguish between ribonucleoside and deoxyribonucleoside triphosphate, that is RNTPs and DNTPs। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर बताई गई है कि जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं इनकी एक एबिलिटी होती है कि ये आरएनटीपीज को और डीएनटीपीज को बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, क्योंकि आरएनटीपीज का यूज़ होता है आरएनए की सिंथेसिस के लिए, जबकि जो डीएनटीपीज हैं इनका यूज़ होना है डीएनए के लिए। अब इनको कैसे पता चलेगा कि आरएनए चूज़ करना है या डीएनए के लिए डीएनटीपी चूज़ करना है? इसके लिए इनके पास में बहुत अच्छी ये एबिलिटी होती है कि ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। Although RNTPs are present at approximately 10-fold higher concentration in the cell, they are incorporated at a rate that is more than 10,000-fold lower than DNTPs। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो यही है कि जो RNTPs होते हैं, RNTPs का कंसंट्रेशन लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है, लेकिन इनका जो रेट होता है एडिशन का वो लगभग 1000 गुना कम होता है DNTPs के एडिशन से। कोई भी डाउट होता है अगर इस पोर्शन में तो मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। एक तरफ हम रखेंगे आरएनटीपीज को, दूसरी तरफ रखते हैं डीएनटीपीज को। जो कंसंट्रेशन है आरएनटीपीज की ये होती है 10-fold हायर, और ये नॉर्मल होती है। इससे ज़्यादा डीएनटीपीज से 10 गुना ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लेकिन जो डीएनटीपीज के ऐड होने की एबिलिटी है वो 10,000 टाइम्स होती है आरएनटीपीज के। कि डीएनए पॉलीमरेज अगर डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहा है तो वो डीएनए का डीएनटीपी ही ऐड करेगा, वो यहाँ पे आरएनटीपी का एडिशन बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये बहुत प्रोसेसिव एंजाइम होता है और इसमें एरर्स बहुत कम देखी जाती हैं।
एरर्स का बहुत कम चांस होता है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिविटी इतनी ज़्यादा है कि RNTPs 10 गुना ज़्यादा प्रेजेंट है, उसके बावजूद ये उनको 1000 गुना कम ऐड कर रहा है। ये DNTPs का सिलेक्शन करके उनका एडिशन कर रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से ये एडिशन करता है बेस का। देखिएगा, जब करेक्ट बेस पेयर आता है, करेक्ट बेस पेयर आया, एडेनिन के पास में थायमिन को ऐड होना है। यहाँ पे करेक्ट बेस पेयर प्रेजेंट है, तो ये जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट का जो अल्फा फॉस्फेट है, ये जो आने वाला आपका जो न्यूक्लियोटाइड है, ये उसके पास में आ जाता है और OH ग्रुप इससे जुड़ जाता है। इस तरीके से बेस का एडिशन हो जाता है। लेकिन अगर इनकरेक्ट बेस पेयर आता है, तो इनकरेक्ट बेस पेयर जैसे कि A से जुड़ने के लिए A आ गया, एडेनिन से एडेनिन तो अब जुड़ नहीं सकता, तो ये जो अल्फा फॉस्फेट है इसकी डिस्टेंस को बढ़ा देता है। जब डिस्टेंस बढ़ जाती है तो ये जो OH होता है, शुगर का OH, इस पर अटैक नहीं कर पाता, और अटैक ना कर पाने की वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से ये चुनाव करता है कि RNTPs का या कोई भी इनकरेक्ट बेस का एडिशन ना किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। इन DNA polymerases, the nucleotide binding pocket cannot accommodate a 2' OH। ये प्राइम है यहाँ पे। जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट होती है DNA पॉलीमरेजेस में, वो 2' OH को एकोमोडेट नहीं कर सकती, अपने पास में नहीं रख सकती। और ये 2' OH होता कहाँ है? 2' OH प्रेजेंट होता है राइबोन्यूक्लियस पे। DNTPs में शुगर कौन सी होती है? मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ इसको। अगर हम DNTPs की बात करें, या हम कह सकते हैं कि हम DNA की बात कर रहे हैं, DNTPs का यूज़ होता है DNA की सिंथेसिस के लिए। तो इसमें शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड होते हैं और शुगर होती है डीऑक्सी राइबोज। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप होता है, ये सेकेंड पोजीशन होती है। सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम RNTPs की बात करें तो यहाँ पे राइबोज शुगर का यूज़ होता है। राइबोज का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जो DNA पॉलीमरेज है, DNA पॉलीमरेज की यही कैपेबिलिटी होती है कि वो इस जो OH ग्रुप ये 2' पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो इसको एकोमोडेट ही नहीं कर पाता है, और इसी वजह से वो इसको रिजेक्ट कर देता है और इसको सेलेक्ट कर लेता है। इस तरीके से DNTPs का हम कह सकते हैं कि करेक्ट DNTPs का सिलेक्शन किया जाता है DNA पॉलीमरेज के द्वारा। दिस स्पेस इज ऑक्युपाइड बाई 2 अमीनो एसिड्स। ये जो स्पेस होता है 2 अमीनो एसिड्स के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है। दैट मेक वंडरवॉल कॉन्टैक्ट्स विद द शुगर रिंग। जो दो अमीनो एसिड्स आते हैं, वो शुगर रिंग के साथ में वंडरवॉल कंट्रैक्शन बनाते हैं, या कह सकते हैं वंडरवॉल फोर्सेस बनाते हैं। चेंजिंग दीज अमीनो एसिड्स टू अदर अमीनो एसिड्स विद स्मॉलर साइड चेन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है। अगर ग्लूटामेट को एलेनिन से चेंज कर दिया जाए, कोई अगर लॉन्गर अमीनो एसिड की चेन है, जैसे कोई अमीनो एसिड है दूसरे अमीनो एसिड के साथ में चेंज हो गया है, और चेंज जिस अमीनो एसिड के साथ में हुआ है उसकी जो साइड चेन है वो बहुत छोटी है। जैसे कि ग्लूटामेट की जो साइड चेन होती है काफ़ी लंबी होती है, लेकिन जो एलेनिन है इसकी साइड चेन बहुत छोटी होती है। तो इस केस में क्या होता है? रिजल्ट्स इन अ DNA पॉलीमरेज विद सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन DNTPs एंड RNTPs। इन केसेस में देखा जाता है कि जो DNA पॉलीमरेज है, इसकी जो डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी होती है वो थोड़ी सी
कम हो जाती है। ये DNTPs और RNTPs के बारे में थोड़ा सा कम डिस्टिंग्विश कर पाता है और यहाँ पे एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे DNA पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर के बारे में। DNA पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? DNA polymerase resembles a hand that grips the primer template junction। ये एक हैंड की तरह स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। हैंड में थंब है, फिंगर्स हैं, पाम है और इसने होल्ड किया हुआ है टेम्पलेट और प्राइमर के जंक्शन को। टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट है DNA का वो स्ट्रैंड जिसके दूसरा स्ट्रैंड की सिंथेसिस की जानी है। और प्राइमर क्या है? प्राइमर वो पार्ट होता है जहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो जो टेम्पलेट और प्राइमर का जंक्शन होता है ये पाम से होके गुजरता है। पाम इसको होल्ड करके रखता है। इसके साथ में थंब होता है, फिंगर होता है, पूरा हैंड लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई हैं। Based on the hand analogy, the three domains of the polymerase are called the thumb, fingers and palm। 3 डोमेन्स होते हैं पॉलीमरेज के, जिसको कि थंब, फिंगर एंड पाम का नेम दिया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे पाम डोमेन की। ये वाला जो सेगमेंट है इसकी बात करने जा रहे हैं, जिसमें ये टेम्पलेट और प्राइमर का जंक्शन प्रेजेंट है। The palm domain is composed of a beta sheet। It is beta, not B sheet। जो पाम डोमेन होता है ये बीटा शीट का बना हुआ होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही लिखा गया है। बीटा शीट से बना हुआ पाम का स्ट्रक्चर होता है। कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर DBT में नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। एंड कंटेन्स द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ द कैटालिटिक साइट। इसमें कैटालिटिक साइट के प्राइमरी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कह सकते हैं कि जो कैटालिटिक साइट है वो इसी पाम रीजन में ही प्रेजेंट होती है। इन पर्टिकुलर दिस रीजन ऑफ DNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू डाइवेलेंट मेटल आयंस। यहाँ पे 2 मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं। एक होता है मैग्नीशियम और दूसरा होता है जिंक। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं, Mg+2 Zn+2। यहाँ पे कैटालिटिक साइट में इन दोनों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, Mg+2 का और Zn+2 का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी याद रखिएगा। जो स्टार मार्क कर रही हूँ वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये जो डाइवेलेंट मेटल आयंस होते हैं दैट अल्टर द केमिकल इन्वायरमेंट अराउंड द करेक्टली बेस पेयर्ड DNTPs एंड द 3' OH ऑफ द प्राइमर। प्राइमर का जो 3' OH होता है कुछ इस तरीके से DNA का स्ट्रक्चर होता है। जब ये ओपन होता है, इस स्ट्रैंड की अगर सिंथेसिस होनी है तो यहाँ पे अगर प्राइमर लगाया गया तो प्राइमर ऐसे होता है कि इसके 3' OH, जो 3' OH है ये फ्री होना चाहिए। इसी से DNA पॉलीमरेज इसकी पूरी सिंथेसिस करवाता है। तो ये जो डाइवेलेंट मेटल आयंस हैं ये केमिकल इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं DNTPs के अराउंड। जो करेक्टली बेस पेयर्ड DNTPs हैं, ये नहीं इनकरेक्ट बेस पेयर आके कोई भी जुड़ा हुआ है। जो करेक्ट बेस पेयर जुड़े हुए हैं, जो DNTPs जुड़े हुए हैं और जो 3' OH है प्राइमर का, उसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, जो केमिकल इन्वायरमेंट है, उसको ये मैग्नीशियम और जिंक आयंस चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पाम डोमेन के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, फिंगर्स के बारे में बात करेंगे। ये जो फिंगर वाला पार्ट है ये क्या करता है? द फिंगर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कैटालिसिस। कैटालिसिस के लिए फिंगर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि जो कैटालिटिक साइट होती है वो साइट एक्चुअली पाम में प्रेजेंट होती है, लेकिन कैटालिसिस करने में फिंगर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सेवरल रेजिड्यू लोकेटेड विद इन द फिंगर्स बाइंड टू द इनकमिंग DNTPs। जो बहुत सारी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये फिंगर्स हैं, ये पाम है, हैंड है। तो ये जो फिंगर्स होती हैं इसमें बहुत सारे रेजिड्यूज होते हैं जो कि आने वाले DNTPs से बाइंड करते हैं। कोई भी DNTPs यहाँ पे आता है ये इससे बाइंड कर लेता है। Most importantly, once a correct base pair is formed between the incoming DNTPs and the template, the finger domain moves to enclose the DNTPs। जब कोई भी करेक्ट बेस पेयर आता है, जो इनकमिंग DNTP है, करेक्ट बेस पेयर इससे आके जुड़ गया है, 2 बेस पेयर्स यहाँ पे जुड़े हैं, टेम्पलेट पे आके करेक्ट बेस पेयर जुड़ा है, तो फिंगर डोमेन क्या करेगा, ये आगे की तरफ झुक के
इसको इनक्लोज कर लेगा, जो करेक्ट DNTP आ गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखेंगे क्या रोल होता है थंब का। In contrast to the fingers and the palm, the thumb domain is not intimately involved in catalysis. ये डायरेक्टली कैटालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्टली कैटालिसिस में इन्वॉल्व कौन नहीं होता है। जो थंब वाला रीजन है, ये डायरेक्टली कैटालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर इसका काम क्या होता है? इंस्टेड द थंब इंटरैक्ट्स विद द DNA। ये जो थंब है ये DNA के साथ में इंटरैक्ट करता है, दैट हैज़ बीन मोस्ट रिसेंटली सिंथेसाइज्ड। जो नया DNA बनता जा रहा है, ये जो कुछ इस तरीके से जब स्ट्रक्चर है, तो ये जो थंब वाला रीजन है, जो नया DNA सिंथेसाइज हो रहा है, ये उसके साथ में इंटरैक्ट करता है और उसको होल्ड करके रखता है। दिस सर्व्स टू पर्पज। फर्स्ट, इट मेंटेन्स करेक्ट पोजीशन ऑफ द प्राइमर एंड एक्टिव साइट। ये जो थंब है, इसके दो पर्पज देखने को मिलते हैं। पहला तो ये जो प्राइमर का पोजीशन है और जो एक्टिव साइट का पोजीशन है, इनको करेक्ट पोजीशन पे मेंटेन करके रखता है। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, सेकंड, द थंब हेल्प्स मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन द DNA पॉलीमरेज एंड इट्स सबस्ट्रेट। जो DNA और DNA पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट कौन है? प्राइमर टेम्पलेट का जंक्शन है, जहाँ पे सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे DNA पॉलीमरेज बैठा हुआ है और जो जंक्शन है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाने में भी थंब का काफी रोल दिखता है। कुछ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इसी के बारे में। यहाँ पे बात हम करेंगे प्रोसेसिविटी। द स्पीड ऑफ DNA सिंथेसिस इज लार्जली ड्यू टू द प्रोसेसिव नेचर ऑफ DNA पॉलीमरेज। जो DNA सिंथेसिस ऐसा नहीं है कि एक ऐड किया फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, दूसरा ऐड किया, एक ऐड करता जाता है और एक सेकंड में कई सारे बेसिस का एडिशन कर देता है। तो जो स्पीड होती है, ये DNA पॉलीमरेज प्रोसेसिव नेचर जैसे होती है। अब ये प्रोसेसिव नेचर क्या है? प्रोसेसिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम दैट ऑपरेट ऑन पॉलीमेरिक सबस्ट्रेट। जो प्रोसेसिविटी है, ये एंजाइम्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पॉलीमेरिक सबस्ट्रेट पे ऑपरेट होता है। DNA की सिंथेसिस हो रही है, उस सिंथेसिस के दौरान ये प्रोसेस देखी जाती है। इन द केस ऑफ DNA पॉलीमरेज, जब DNA पॉलीमरेज की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है? द डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी इज एज द एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एट ईच टाइम द एंजाइम बाइंड्स अ प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। जो डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में। डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी का मतलब होता है कि जो आपका DNA पॉलीमरेज है, वो एक बार जब ऐड कर रहा है तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन कर रहा है, जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है। यहाँ पे प्राइमर के 3' OH पे DNTP का एडिशन होता जा रहा है। तो ये कितने सारे एवरेज नंबर, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम को अगर सेलेक्ट कर लिया, तो इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को ये ऐड कर रहा है, इसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी। यहाँ पे अगेन स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देख सकते हैं, फिंगर्स हैं, थंब है, यहाँ पे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं पाम रीजन पे, जहाँ पे कैटालिटिक साइट है, प्राइमर टेम्पलेट का जंक्शन, यहाँ पे सिंथेसिस होती जा रही है। जो नया स्ट्रक्चर सिंथेसाइज होके जा रहा है, ग्रीन कलर से दिखाया गया है, इसको होल्ड करने में थंब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। थंब इसको होल्ड करके रख, और भी इसके अलावा भी कई चीज़ें करता है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज रुकते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे बात करेंगे, रेप्लिकेशन पे मूव करेंगे। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिलती हो तो आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब